हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। और जैव प्रक्रम ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जैव प्रक्रम को तो जीवन भर नहीं भूलिएगा। जैव प्रक्रम को जीवन भर नहीं भूलिएगा और ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट करके पूरे बायोलॉजी को ऐसे दिमाग में घोल दूंगा कि आपको लगेगा कि यार बायोलॉजी कुछ है ही नहीं विषय में। बायोलॉजी विषय कुछ है ही नहीं, इससे आसान विषय तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी होती है कि जीव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर एक जीव का निर्माण किए है, क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। किसी भी काम को करें, अगर उस काम के बारे में हमको मालूम नहीं चलता है कि आखिर इस काम को करने से क्या होगा। अगर आग को देखें और आग के बारे में हमको मालूम नहीं होगा कि वो आग में उंगली डालने से हम जल जाएंगे, तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे ना। और नहीं जाने रहेंगे तो आग में उंगली डालकर नहीं, पूरा मुड़िए डाल के देखेंगे और पता चलेगा कि मुड़ी डाल दिए तो हम भी आगे हो गए, माने जल के भस्म हो गए। तो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में विशेष जानकारी लेनी होती है। तो आइए उसी विशेष जानकारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको ये तीन तीर दिखाई देते होंगे और यहाँ भी तीर दिखाई, यहाँ तीर। ये तीर की जो रचनाएं होती है, ये तीर की जो रचनाएं हैं, ये किस किस दिशा में चल रही है ये तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये अभी पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां देखिए, जो यहां हमारा तीर चिन्ह मारा हुआ है, ये कह रहा है कि जीव का निर्माण कोशिकाओं से, किससे? कोशिकाओं से होते हैं। जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कोशिका का निर्माण से ही जीव का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये तीन तीर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये तीर कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन मौलिक कण होते हैं और ये तीनों मौलिक कण आपस में मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि परमाणु तीन मौलिक कणों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणुओं का समूह, यानी एक से अधिक परमाणु आपस में मिलकर ये अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अणु किसे कहते हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है कि परमाणुओं के समूह से अणु का निर्माण हुआ है। अणु का निर्माण कैसे हुआ है? परमाणुओं के समूह से। अब बच्चों यहाँ बात आती है कि अणु निर्जीव में भी पाया जाता है, और सजीव में भी पाया जाता है। पर अणु निर्जीव में भी पाया जाता है और सजीव में भी पाया जाता है। चूंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो अर्थ होता है वो होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें जीव होगा, इसमें जान होगा, तो हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सजीव ही है जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्जीव तो हो गया, टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सब तो हो गया। तो अणु निर्जीव में भी होता है और सजीव में भी होता है। तो अब देखिए, अणु यानी अणुओं का समूह मिलकर एक कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका का निर्माण करता है। तो दोस्तों, अब आपसे कोई सवाल पूछे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो आप उसको क्रम बाय क्रम बताएंगे ना कि कोशिका का निर्माण एक से अधिक
अणुओं के मिलने से होता है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? एक से अधिक अणुओं के मिलने से होता है। अब ये कोशिका भी एक थोड़ी है, कोशिका भी एक से अधिक है। तो एक से अधिक जब कोशिका आपस में मिलती है, एक से अधिक जब कोशिका आपस में मिलती है तो ये ऊतक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऊतक का निर्माण करते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि ऊतक क्या है, तो आप उसको झट से बता दीजिएगा कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण हुआ है। ऊतक का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिकाओं के समूह से हुआ है। हो गई ना यहाँ तक बात। अब कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण हुआ है, तो ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अंगुली क्या है? अंग है। नाक अंग है। आंख अंग है। तो इस प्रकार के अंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए, अंग भी एक थोड़ी है। अभी हमने बताया कि आंख अंग है, नाक अंग है, उंगली अंग है, तो इसका मतलब कि अंग भी अधिक होंगे। तो ये अंगों को मिलाकर एक अंग तंत्र बनाया गया है। जैसे हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, ये पांचों एक दूसरे में अंग है। जब ये अकेला इसका बात किया जाए तो ये क्या है? अंग है। ये भी क्या है? अंग है। ये भी अंग है, ये भी अंग है, ये भी अंग है। ये 5 अंगुलियां जो होती है, ये पांचों के पांचों अलग अलग एक अंग है। लेकिन जब ये पांचों मिल जाए तो जो बनता है, जो हाथ बना, ये एक अंग तंत्र है। क्या है? अंग तंत्र है। तो अंगों के समूह से, यानी अंग 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 आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपसे कोई पूछे अंग किसे कहते हैं, तो ऊतकों के समूह से जो बनता है उसको अंग कहते हैं, और अंगों के समूह से जो बनता है उसको अंग तंत्र कहते हैं। तो ये अंग तंत्र, हमारा जो शरीर है, हम एक जीव हैं। तो हमें हाथ का एक, पैर का होगा, नाक मुंह कान, ये फिर दिमाग, पेट, ये सब क्या है? अंग तंत्र ही तो है। तो ये अंग तंत्र जब एक साथ मिलते हैं तब जाके कहीं ना कहीं एक जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। तो बच्चों, अब आपसे कोई सवाल पूछे कि जीव का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग उसको बताएंगे ना कि जीव का निर्माण सबसे पहले 3 मौलिक कणों के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है, और परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, और अणुओं के मिलने से कोशिकाओं का निर्माण होता है, और कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंग का निर्माण होता है, अंगों के मिलने से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र के मिलने से ही एक जीव का निर्माण होता है। एक जीव का निर्माण होता है। अब हमारा जो ऊपर वाला हेडिंग था, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, तो आपको एक घनचक्कर यहाँ मिल गया होगा कि अरे जीव का तो निर्माण परमाणु से हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों से हुआ है। तो यहाँ ये कैसे लिख दिया कि जीव कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि यहाँ से अगर इसको बांट दिया जाए तो अणु निर्जीव में भी होता है, सजीव में भी होता है। अणु कहाँ होता है? सजीव में भी होता है और निर्जीव में भी होता है। तो हम लोग चूंकि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सजीव को लिया। तो यहाँ तक अणु तो निर्जीव में भी मिलते हैं ना। तो जब निर्जीव तक वहाँ तक कहानी थी कि ये अणु निर्जीव और सजीव दोनों में पाए जाते हैं, तो इनसे तो हमारे जीव का निर्माण नहीं हुआ है। इनसे हमारे जीव का निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि अणुओं का समूह, यानी अणुओं ने मिलकर कोशिका का निर्माण किया है। तो कोशिका का जो निर्माण हुआ है ना, तो यहाँ से हमारा असली खेला स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा असली खेला स्टार्ट होता है, यानी कि जीव का निर्माण होना कहाँ से शुरू होता है? कोशिका से होता है। जीव का निर्माण की कहानी कहाँ से शुरू होती है? कोशिका से शुरू होती है, क्योंकि अणु तो बेचारा निर्जीव में भी है। अणु तो निर्जीव में भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो अणु से तो हमारे जीव का निर्माण होता नहीं है। तो हमारे जीव का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? कोशिका से शुरू होता है। तो ये थी कहानी जीव के बारे में कि जीव का निर्माण कैसे होता है।
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने जैव प्रक्रम चैप्टर की तरफ। तो जैव प्रक्रम चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम में दोस्तों एक जैव प्रक्रम होता है और एक जैव प्रक्रिया होती है। एक जैव प्रक्रम होता है और एक जैव प्रक्रिया होती है। ध्यान से समझेंगे इस बातों को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिंदगी में फिर कभी बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जिंदगी में फिर कभी बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, आप अपने मित्रों को ये बताते रहिएगा कि हाँ आज से हम लोगों का जो है 10th क्लास का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है। वो JMS स्टडी एक्सप्रेस चैनल पे आपका जो 10th क्लास का क्रैश कोर्स है वो शुरू कर दिया गया है और इसमें आप लोगों को मैराथन वीडियो मिलेंगे। मैराथन वीडियो कहने का मतलब है कि लॉन्ग वीडियो मिलेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम पे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग हम लोगों की हिम्मत हैं। आप ही लोगों के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब को देखकर हम लोगों को इतने बच्चों ने रिएक्ट किया है कि सर आप और आगे पढ़ाइए और अच्छा कंटेंट लाइए। तो हम लोगों को एक अलग सा एनर्जी मिलता है इससे। तो आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिएगा। फिर चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम कह रहा है वैसी प्रक्रिया जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वैसी प्रक्रिया जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब जीवों को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी होती है तो आप ध्यान दीजिए। अगर आप एक जीव है तो आप सांस लिए बिना तो नहीं रह सकते हैं। तो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो क्रिया होती है ना, ये जैव प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जैव प्रक्रिया। जैव माने जीव, अब प्रक्रिया माने काम, माने जीवों का जो काम होता है जीवित रहने के लिए उसी को तो जैव प्रक्रिया कहते हैं। निर्जीव वस्तु सांस लेगा क्या? नहीं ना, तो उसको जैव प्रक्रिया नहीं कहेंगे। सजीव वस्तु जब अपने जीवित रहने के लिए कोई काम करता है तो उसी को जैव प्रक्रिया कहते हैं। अब भोजन ग्रहण करना और फिर अपचे भोजन को बाहर निकालना, ये भी क्या है? एक प्रक्रिया है। तो इसको जैव प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? जैव प्रक्रिया कहेंगे। अब देखिए जैव प्रक्रिया तो हम लोगों ने समझ गया। जैव प्रक्रिया कैसे समझा? तो जीवों को जीवित रहने के लिए, मरे हुए को सांस लेने की जरूरत है क्या? मरे हुए को भोजन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अर्थात कि जिसमें जीव नहीं हो उसमें ये सब क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब कि जिसमें इन सभी क्रियाओं की आवश्यकता होती है उसको जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वैसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वैसी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जौना प्रक्रिया द्वारा कोई जीव जीवित रहता है, कोई जीव जीवित रहता है उसी को जैव प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रिया कहते हैं। अब जैव प्रक्रिया का कुछ उदाहरण हमने लिखा है कि जैव प्रक्रिया में पोषण आएंगे, श्वसन आएंगे, संचरण आएंगे, उत्सर्जन आएंगे, प्रजनन आएंगे। ये सभी प्रक्रियाएं क्या होंगे? शामिल होंगे जैव प्रक्रिया में। जैव प्रक्रम में ये सभी जैव प्रक्रियाएं शामिल होंगे। जैसा कि हम लोगों ने बात किया श्वसन यानी कि सांस लेने की आवश्यकता जीवों को होती है। ये सांस लेने की क्रिया कौन करती है? जीवित आदमी करते हैं। ये सांस लेने की प्रक्रिया कौन करते हैं? जीवित कोई प्राणी करते हैं। तो ये जैव प्रक्रिया हो गई, जैव प्रक्रिया हो गई। इनको कराने की जो अनुरक्षण होता है, इनका जो अनुरक्षण प्रदान करना होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे दिया जाए कि आज
जो दौर आ गया है ना, ये किताबी भाषा का दौर नहीं है, ये आपके नॉलेज की बात है, ये आपकी स्टेमिना की बात है कि आप लोग किस हद तक इस बात को समझ पाते हैं। तो किताबी नॉलेज लेकर के हम लोग कहीं भी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उस किताब को अपने हिसाब से अपने अंदर घोलने की हम लोगों की आवश्यकता होती है। तो इसी टर्म्स को हम लोगों को अपने दिमाग में, अपने व्यू में रखना है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है कि इन सभी डिफिनेशंस को लिखना है। जो भी फिगर होंगे उस फिगर को डिनोट करना है, वहाँ दर्शाना है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड है, इसमें फिगर और डिफिनेशन बहुत मायने रखते हैं। फिगर और डिफिनेशन बहुत मायने रखते हैं। आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। तो अगला टॉपिक शुरू हुआ है पोषण से। किससे? पोषण से। यहाँ जो हेडिंग है हमारा पोषण है। तो पोषण का जो डिफिनेशन है वो कह रहा है, वैसी प्रक्रिया जिनके द्वारा कोई जीव भोजन करता है तथा उसका शरीर में उपयोग करता है, उसको पोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका अपने शरीर में उपयोग करता है, उसी को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, भोजन तो भोजन किसे कहते हैं? तब वैसा पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वैसा पदार्थ जो हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि कराता है तथा रोगों से शरीर की रक्षा करता है, उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि कराता है तथा रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब जरा देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर कह रहा है कि ये जो औरत है, ये बेचारी भूखी है, इसका पेट दर्द कर रहा है भूख के मारे। तो ये जब भूखी है, अगर उस हालात में इनसे अगर हम लोग कहते हैं कि ये 2 बाल्टी पानी जो है, इस पानी को आप 2 मंजिल पर लेके चलिए, तो क्या ये उस काम को कर पाएंगे? नहीं। इनके अंदर का जो स्टेमिना है, जो ऊर्जा है, वो क्या हो गया है? धीरे धीरे कम हो गया है, यानी कि लगभग समाप्त हो गया है। अब इनको भोजन की आवश्यकता है। जैसे ही इस बंदे को भोजन मिला यानी कि भोजन कर लिया है, ये तंदुरुस्त है। वो बेचारी भूखी थी, वो काम को कर नहीं पाई है। अब इस बेचारे को खाना दे करके टंच कर दिया गया है, खाना खा लो भाई, तुमको ऊर्जा चाहिए। और जैसे ही खाना खा लिया तो ये देखो, ये इस काम को कर पाया। जैसे ही खाना खा लिया ये बंदा इस काम को कर पाया। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन ऊर्जा प्रदान करती है और ऊर्जा की सहायता से हम लोग किसी काम को क्या करते हैं? कर पाते हैं। ऊर्जा की सहायता से हम लोग किसी काम को क्या करते हैं? कर पाते हैं। और दूसरी रही बात शरीर की वृद्धि क्या, तो हम लोग भोजन करते क्यों है कि अगर हम पतले हैं तो मोटे हो जाए, छोटे हैं तो लंबे हो जाए। इसका मतलब कि भोजन करने से जो शरीर में इस प्रकार की वृद्धि होती है, उससे हमको समझ में आता है कि ये शरीर की वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं भोजन। और भोजन, अच्छा भोजन जैसे फल फूल ये सब मिले तो वो हमारे रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो अब देखते हैं कि भोजन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। यहां आने के बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो इस प्रकार का जो रचना है, ये रचना भरा नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग इसको फुलफिल करेंगे कि हाँ आखिर यहाँ क्या क्या आएंगे। तो ये है भोजन। क्या है? भोजन। और भोजन के बाद ये 3 जो तीर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों तीर भोजन के कैटेगरी को बांटता है। तो एक बांटा पहले का कि भोजन, पहला भोजन जो होता है ऊर्जा दायक भोजन होता है। पहला भोजन ऊर्जा दायक भोजन होता है, ऊर्जादायक भोजन। दूसरा जो भोजन होता है वो शरीर निर्माता भोजन, शरीर निर्माता भोजन।
उसके बाद जो होता है ये होता है रोग प्रतिरोधक भोजन, रोग प्रतिरोधक भोजन, रोग प्रतिरोधक भोजन। इस प्रकार से भोजन को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया, एक ऊर्जादायक भोजन, एक शरीर निर्माता भोजन और एक रोग प्रतिरोधक भोजन। अब आइए देखते हैं कि ऊर्जादायक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं। तो ऊर्जादायक भोजन में पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, और इसमें वसा हो सकती है। क्या हो सकती है? वसा हो सकती है। यानी कि ऊर्जादायक भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा होते हैं। और ये जो है शरीर निर्माता भोजन, इस शरीर निर्माता भोजन में हमको प्रोटीन, शरीर निर्माता भोजन में प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है। और रोग प्रतिरोधक भोजन में, रोग प्रतिरोधक भोजन में विटामिन, विटामिन तथा खनिज होते हैं, विटामिन तथा खनिज होते हैं। अब जब ये प्राप्त हो गया कि भोजन को हम लोगों ने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, ऊर्जादायक भोजन, शरीर निर्माता भोजन और रोग प्रतिरोधक भोजन में, इस टर्म में जब हम लोगों ने इसको बांट दिया तो देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक जो भोजन होता है ना, उसमें विटामिन तथा खनिज होता है। क्या होता है? विटामिन तथा खनिज होता है। और जो शरीर निर्माता भोजन होता है उसमें प्रोटीन होता है। और ये जो ऊर्जादायक भोजन होते हैं इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। तो जो ऊर्जादायक भोजन होता है, ऊर्जादायक भोजन का जो एग्जाम्पल होता है, चावल, आलू, चीनी, etc, ये ऊर्जादायक भोजन है। ये क्या है? ऊर्जादायक भोजन है। और प्रोटीन में बात किया जाए तो प्रोटीन का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मीट, मीट, मछली, अंडा, दूध, etc। जो विटामिन तथा खनिज प्रदान करने वाले जो भोजन होते हैं उनमें हमारा आएगा, इनका जो एग्जाम्पल होगा वो हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां तथा फल, हरी सब्जियां तथा फल। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि रोग प्रतिरोधक भोजन, रोग प्रतिरोधक भोजन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या खा रहा है? फल फूल, फल फूल खा रहे हैं ना। ये फल फूल जब ये खा रहा है बंदा, जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? फल खा रहा है। ये क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। और दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, ये मछली है, ये चिकन है, ये मीट है, इसमें अंडा जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? अंडा जोड़ दीजिए। इसमें दूध जोड़ दीजिए। तो मीट, मछली, अंडा, दूध, ये सब जो है ना, इनसे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और ये क्या करते हैं? शरीर निर्माण करते हैं, शरीर के निर्माण करते हैं। यानी कि आपको मोटा ताजा होना है तो मीट, मछली, अंडा और दूध खाइए, आप मोटा ताजा हो जाइएगा। और दूसरी बात है, और ये बात है ऊर्जादायक भोजन की, तो ऊर्जादायक भोजन आलू, चावल, ये सब खा करके हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? थोड़े पल के लिए ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं और किसी काम को कर सकते हैं। तो ये बेचारा देखिए, किसी काम को करने के लिए, तुरंत ऊर्जा ग्रहण करने के लिए क्या किया है? ये चावल, दाल, आलू, ये सब खा कर, चावल, आलू, चीनी, ये सब खा करके ये क्या किया है? अपने काम को करने लायक बना लिया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इतना कुछ समझ लेने के बाद अब पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व क्या होता है? तो देखिए यहाँ पोषक तत्व का हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा है पोषक तत्व का, कि भोजन में उपस्थित वैसे पदार्थ, भोजन में उपस्थित वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं,
जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन या फिर खनिज चाहिए। क्या चाहिए? विटामिन या फिर खनिज चाहिए। तो ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं है ना? ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। दूसरा चीज हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हम लोगों के काम को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि भोजन में जो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो तत्व पोषक तत्व पाए जाते हैं ये हमारे मदद करते हैं किसी काम को करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने में। अब उसके बाद प्रोटीन, ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो यहां से आप लोग पोषक तत्वों के डिफिनेशन को लिख सकते हैं। और अब बात आती है कि पोषण की विधियां। जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं। जीवों में पोषण दो तरह से होते हैं। एगो स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा विषम पोषी पोषण होता है। एक स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा विषम पोषी पोषण होता है। और यहाँ दोस्तों जो हम लोग भरने वाले हैं वो पोषण है। क्या है? पोषण। तो पोषण को दोस्तों, पोषण को हम लोग दो टर्म में बांटेंगे। एगो स्वपोषण, एक जो होगा स्वपोषी पोषण और दूसरा जो होगा विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। अब दोस्तों ये स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण भी विभाजित होते हैं। एक स्वपोषी को अगर बांटा जाए तो एक होता है रासायनिक संश्लेषण। रासायनिक संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण। और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। दूसरा जो होता है प्रकाश संश्लेषण। एक हमने देखा रासायनिक संश्लेषण और एक देखा प्रकाश संश्लेषण। ठीक उसी प्रकार हमारा विषम पोषी पोषण भी तीन भागों में बटा हुआ है। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। दूसरा जो है मृतजीवी, दूसरा जो है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। और उसके बाद जो आता है वो है हमारा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो इस प्रकार पोषण स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में बंटते हैं। और ये विषम पोषी पोषण भी तीन पोषण में बंटते हैं: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। और स्वपोषी पोषण रासायनिक संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण में बंटते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना डिफिनेशन उतारते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे और उसका सीधा सीधा संबंध हमारे बोर्ड एग्जाम से होगा। चलते हैं आगे जब हम लोग आए तो स्वपोषी हेडिंग वहां दिए थे हम लोग। तो उसी स्वपोषी को हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर स्वपोषी किसे कहते हैं। तो वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसे स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा स्वपोषी पोषण तो इससे ये निकल के आया सामने कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब वैसे जीव जिसमें स्वपोषी पोषण होता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। सॉरी, ये गलती लिखा गया है। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं।
क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। उसके बाद स्वपोषी जीव का उदाहरण क्या होगा, तो स्वपोषी जीव को हम लोग हरे पौधे में स्वपोषी जीव पाया जाता है, हरे पौधे में स्वपोषी जीव पाया जाता है, शैवाल में स्वपोषी जीव पाया जाता है, कुछ जीवाणुओं में भी स्वपोषी जीव पाया जाता है। अब देखिए, स्वपोषी जीव, पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। क्या पौधा को हम लोग रोटी देते हैं? नहीं ना देते हैं। पौधा को हम लोग सेब देते हैं? नहीं ना देते हैं। पौधा को हम लोग मीट देते हैं? नहीं ना देते हैं। पौधा को कोई भी व्यक्ति खाना नहीं देता है, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। और पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, स्वपोषण में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक संश्लेषण होता है और एक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो रासायनिक संश्लेषण को हम लोग देखेंगे तो पाएंगे क्या, कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके अपने भोजन का निर्माण करता है, उसे रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। रासायनिक संश्लेषण किसे कहते हैं? सपोज डेट मानिए रोड पर हम लोग जाते हैं और बाइक चलाते हुए जाते हैं, किसी कारणवश किसी बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग उसको रोडे पर छोड़ देते हैं कि बाहर फेंकते हैं? रोडे पर छोड़ देते हैं ना, तो रोड पे छोड़ देते हैं। फिर कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों बाद जब उसी रास्ते से हम लोग गुजरते हैं तो वो गंध देना शुरू कर देता है। वो क्या देना शुरू कर देता है? गंध देना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ उपस्थित नहीं रहता है। कोई वहाँ चीज़ उपस्थित रहता है क्या? नहीं रहता है। और फिर भी वो गंध देना स्टार्ट कर देता है। जब वह गंध देना स्टार्ट कर दे, समझ जाइएगा कि उसका ऑक्सीकरण होने लगा है, कोई जीव उसके पीछे मंडराने लगा है, उसको वो अपना भोजन का आहार बनाने लगा है। वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है, देता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि गंध निकल रहा था और धीरे धीरे गंध करते उसका क्या बचा? सिर्फ हड्डी बचा और मांस गायब। इसका मतलब कि हम लोग उसको देखते नहीं है और वह किस क्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है? तो वो रासायनिक संश्लेषण विधि द्वारा उसका भोजन कोई और करता है। जो एग्जाम्पल होगा रासायनिक संश्लेषण का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए अपने कॉपी में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।